स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे यहाँ पर कि एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बेंट मिक्सचर। तो इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि जो रेफ्रिजरेंट होता है या एब्जॉर्बेंट होता है, जिनको हम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं, उनमें अच्छी थर्मल प्रॉपर्टी के साथ साथ, जैसे गुड थर्मल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, उसमें कुछ सर्टेन केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो क्या क्या होनी चाहिए, जिनके आधार पर हम जब कभी इस तरीके के सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हों तो एक अच्छे सिस्टम को बनाने के लिए हम यहाँ पर अच्छे एब्जॉर्बेंट और रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन कर पाएँ। तो उसी के लिए यहाँ पर सबसे पहली बात हम बताने जा रहे हैं कि जितने भी अच्छे एब्जॉर्बेंट या रेफ्रिजरेंट होते हैं उनमें गुड थर्मल प्रॉपर्टी होती है, उसके साथ साथ कुछ सर्टेन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, उनके साथ साथ कुछ सर्टेन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जिनके आधार पर हम सिलेक्शन कर पाते हैं। तो अब एक आइडियल रेफ्रिजरेंट के बारे में थोड़ी सी बात देख लेते हैं कि उनमें कौन कौन सी, जैसे आइडियल रेफ्रिजरेंट के बारे में हम बात करें तो हम ये कहें कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ज़रा देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट। तो आइडियल रेफ्रिजरेंट पे क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि इसमें जो है, जो वेपर प्रेशर कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें क्या होना चाहिए कि ये 2 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही इसकी बॉइलिंग हो, कोशिश ये करनी चाहिए। और तो जो वेपर प्रेशर कैरेक्टरिस्टिक है उसमें जो हम चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जो बॉइलिंग हो, बॉइलिंग एट 2 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसकी बॉइलिंग हो जाए। अगर लोअर टेम्परेचर पर बॉइलिंग नहीं होगी तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं इसको, पिछले कई क्लासेस में इसके बारे में हम डिस्कशन कर भी चुके हैं। और इसका कंडेंसेशन जो होना चाहिए है ना, और कंडेंसेशन जो होना चाहिए वो अबव 40 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, है ना। ठीक है, ये मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बता रहे हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लेकर के चले तो करीब करीब उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर के दोनों का जो है एक रिलेशन होता है। दूसरी बात, अच्छा अगली बात इसमें और क्या होनी चाहिए, इसमें होना चाहिए हाई क्रिटिकल टेम्परेचर इसका होना चाहिए, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक ये जो है विदस्टैंड कर सके टेम्परेचर, है ना, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके अलावा जो इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। साथ में चाहे अब ये हम बात कर लें रेफ्रिजरेंट की या एब्जॉर्बेंट की, दोनों केसेस में जो स्पेसिफिक हीट है वो काफ़ी लो होनी चाहिए। तो लो स्पेसिफिक हीट। और अगली बात जो होनी चाहिए, स्टेबिलिटी इन कंप्लीट साइकिल, मतलब जब हम इसको यूज़ कर रहे हों तो ये डिकम्पोज ना कर जाए या कोई केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, तो उसके लिए जो है हमेशा स्टेबिलिटी होनी चाहिए इसमें। तो स्टेबिलिटी इन कंप्लीट साइकिल,
ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एक आइडियल रेफ्रिजरेंट में होने चाहिए। तो इसका जो है डिस्कशन हो गया। अब हम आगे जो बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल एब्जॉर्बेंट, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगली बात आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल एब्जॉर्बेंट। तो आइडियल एब्जॉर्बेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, हमेशा एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो एब्जॉर्बेंट है वो जब भी ऑपरेटिंग कंडीशन में हो वो हमेशा लिक्विड स्टेट में ही रहना चाहिए, वो वेपर में जल्दी से कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। तो हमेशा प्रयास यही किया जाता है कि जो एब्जॉर्बेंट है उसको हम हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही हम उसको रख पाएँ, और इसीलिए कंडेंसेशन भी बीच बीच में हम इसका करवा लेते हैं, जब कभी भी वेपर फॉर्म में कभी थोड़ा बहुत कन्वर्ट भी हो जाता है या रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स हो जाता है, जैसा आपने पीछे देखा है पिछले की क्लासेस में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि आइडियल एब्जॉर्बेंट शुड रिमेन इन liquid condition under operating conditions। ठीक है, ये चीज़ आ गई। और अब जरा देखिए अगला पॉइंट है इसमें कि जो एब्जॉर्बेंट है वो बहुत ज़्यादा उसकी हायर एफिनिटी होनी चाहिए जो रेफ्रिजरेंट को अट्रैक्ट करने की या एब्जॉर्ब करने की, तो तभी तो अच्छा एब्जॉर्बर कहलाएगा वो। तो यहाँ पर होगा क्या कि ग्रेटर एफिनिटी फॉर ग्रेटर एफिनिटी मतलब एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है, फॉर द रेफ्रिजरेंट। अगली बात जो आती है वो क्या आती है, वो आती है कि जब रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बेंट में एब्जॉर्ब होता है, जब एब्जॉर्ब होने की प्रक्रिया होती है, तो उस केस में एक्चुअल में क्या है कि जब एब्जॉर्ब होगा तो उसमें हीट लिबरेट होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन टाइप की जैसे होता है ना, उस तरीके से रिएक्शन तो नहीं होती, लेकिन हाँ ये है कि एब्जॉर्ब के केस में भी जो होता है ये हीट वहाँ पर लिबरेट होती है। तो वहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि ऐसा एब्जॉर्बेंट या रेफ्रिजरेंट का कॉम्बिनेशन लिया जाए कि जिसमें मिनिमम हीट लिबरेट हो। तो कहता क्या है कि मिनिमम हीट शुड बी लिबरेटेड व्हेन रेफ्रिजरेंट इज एब्जॉर्ब। मिनिमम हीट should be liberated when the refrigerant is absorbed। है ना, ये चीज़ आ जाएगी। अगला पॉइंट जो आता है वो इसका ये आता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होना चाहिए, शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। अगला पॉइंट जो आता है उसका ये आता है कि स्पेसिफिक हीट इसकी लो होनी चाहिए, लो स्पेसिफिक हीट लो होनी चाहिए। और केमिकल स्टेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए इसमें। तो केमिकल स्टेबिलिटी तो पूरी साइकिल में केमिकल स्टेबिलिटी इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये हमने बताया आपको कि एक आइडियल रेफ्रिजरेंट या आइडियल एब्जॉर्बेंट जो होते हैं उनमें जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होनी चाहिए एक अच्छे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के डिज़ाइन में। अच्छा, अगर मान लीजिए जब ये तो अलग अलग हमने बताया कि एब्जॉर्बेंट या रेफ्रिजरेंट जो है वो
वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होनी चाहिए। अगर ये दोनों मिक्स हो गए कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन भी तो वहाँ पर उसमें जो है यूज़ होता है, मतलब जब मिक्स हो जाते हैं तो कॉम्बिनेशन हो जाता है, फिर उसको सेपरेट भी करते हैं और कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी उसको यूज़ कर रहे होते हैं। पूरी साइकिल में आप देख रहे थे कि जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो कॉम्बिनेशन फॉर्म, मतलब स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जब बन जाता है तो कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो उस कॉम्बिनेशन की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अब हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो अब जो है ये डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आइडियल रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बेंट कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें क्या क्या जो है हमको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ है उसकी होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जहाँ पर ये रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बर में एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो एब्जॉर्बर है, इसका मतलब एब्जॉर्बर के अंदर जो है इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और जहाँ पर जनरेटर के बारे में बात करें, जहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर हाई है, वहाँ पर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे कम होनी चाहिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें पहली बात यही लिखी जाएगी। तो कह रहा क्या है कि हाई सॉल्युबिलिटी एट कंडीशंस इन द एब्जॉर्बर, और कह रहा है बट लो solubility at the condition in the generator, at conditions in the generator। तो जो जनरेटर कंडीशन है उसमें सबसे कम सॉल्युबिलिटी उसकी होनी चाहिए, क्योंकि हम उस समय सेपरेट कर रहे होते हैं। मतलब उस समय क्या होता है कि हम जो रेफ्रिजरेंट है और एब्जॉर्बेंट है उन दोनों को सेपरेट कर रहे होते हैं। फिर दूसरी बात क्या आती है सबसे, वो भी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सॉल्यूशन है उसकी लो स्पेसिफिक हीट हमेशा, चाहे वो रेफ्रिजरेंट हो चाहे एब्जॉर्बेंट हो चाहे उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, उसकी लो स्पेसिफिक हीट होना चाहिए, साथ में लो विस्कोसिटी होना चाहिए। क्योंकि विस्कोसिटी अगर बढ़ जाएगी, मान लीजिए कंसंट्रेशन बढ़ी और विस्कोसिटी बढ़ जाती है, तो फिर वो सिस्टम में आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो वो चीज़ ये बोल रहा है कि लो स्पेसिफिक हीट एंड लो विस्कोसिटी, लो स्पेसिफिक हीट एंड लो विस्कोसिटी। और जो सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा सर्कुलेट करता है सिस्टम में, तो ये जो सिस्टम है ये नॉन कोरोसिव नेचर में नॉन कोरोसिव होना चाहिए। तो नॉन कोरोसिव इन नेचर। तो ये प्रॉपर्टीज जो है ये आइडियल प्रॉपर्टी होती है। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन अभी तक जो है ये देखे जा चुके हैं, जो भी आपके कोर्स में पढ़ाया जाएगा। जनरली अमोनिया वाटर का ही पढ़ाया जाता है या लिथियम ब्रोमाइड वाटर के लिए पढ़ाया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, करीब 400-500 के आसपास कॉम्बिनेशंस पहले पढ़े थे, हो सकता है और भी ज़्यादा इस समय रिसेंट में क्या हो कि कितने हो गए हैं। तो ये भी आप देखेंगे नए रिसर्च पेपर्स तो उसमें पता चल जाएगा। तो काफ़ी इसमें कॉम्बिनेशंस हैं। पुरानी बुक्स में जो लिखा हुआ है बहुत ही थोड़े, करीब 200 कॉम्बिनेशंस के आसपास उन लोगों ने लिस्ट किया है, लेकिन वो पुरानी बुक्स हैं। लेकिन उसमें जो अभी नया आ रहा है रिसेंट, वो करीब 400-500 के आसपास इस तरीके के कॉम्बिनेशंस इसमें सर्च किए जा चुके हैं। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज़ होता है और कॉमन एप्लीकेशन में जो यूज़ होता है वो वाटर अमोनिया वाटर और लिथियम ब्रोमाइड वाटर, ये कॉमन यूज़ में आते हैं। ज़्यादातर एप्लीकेशन इन्हीं का ही है। तो क्योंकि जो अमोनिया वाटर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा टनेज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी जो रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी होती है वो अन्य कॉम्बिनेशन जितने भी और होते हैं उनसे ज़्यादा मानी जाती है। अमोनिया वाटर कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ होता है थोड़ा सा उसके बारे में भी हम बता ही देते हैं आपको, है ना। तो हाँ, तो हम भी आपसे बात करने जा रहे हैं कि जो अमोनिया वाटर कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है ना। तो ये इसलिए होता है कि जो वाटर है, अगर हम बात करें कि 1 पार्ट वाटर का करीब 800 पार्ट जो है अमोनिया का आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। अमोनिया वाटर कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है वाटर की अमोनिया को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट जो होता है
कि 1 cubic meter of water absorbs 800 cubic meter ऑफ अमोनिया है। तो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी एब्जॉर्ब करने की जो हमको चाहिए एक आइडियल रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बेंट के अंदर, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर कह रहा है कि जो लैटेंट हीट अमोनिया की है वो बहुत ज़्यादा है। लैटेंट हीट ऑफ NH3 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करेगी और लिबरेट करेगी रेफ्रिजरेशन जब करेगी तो वो उतनी क्या है, वो 313.5 किलो कैलोरी पर केजी, ये इतनी है एट -15 डिग्री सेल्सियस। अमोनिया का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अमोनिया वो जो होता है वो 132.6 डिग्री सेल्सियस होता है। काफ़ी सेफ रेंज है ये, हायर रेंज। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ अमोनिया की स्पेसिफिक हीट काफ़ी लो होनी चाहिए, 1.12 होती है। और बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, ये बराबर हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ये -33.3 डिग्री सेल्सियस, मतलब आसानी से वेपराइज हो जाता है अमोनिया। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अमोनिया के अंदर होती है, जिस कारण से इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। अभी तक आपने जो है आइडियल रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बेंट और उसके कॉम्बिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में इसमें पढ़ा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये बताने जा रहे हैं कि जो टेम्परेचर कंसंट्रेशन डायग्राम होता है वो क्या होता है। एक्चुअली हम ये जानना चाहते हैं कि अलग अलग प्रेशर पर अगर हम टेम्परेचर कंसंट्रेशन डायग्राम प्लॉट करें तो वो किस तरीके का होता है, और थर्मल प्रॉपर्टी के साथ साथ कंसंट्रेशन के साथ साथ जो बिहेवियर है इसका, जो मिक्सचर होता है एब्जॉर्बेंट और रेफ्रिजरेंट का, वो किस तरीके से चेंज होता है, इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मीनिंग क्या हो गई कि जो टेम्परेचर कंसंट्रेशन डायग्राम है, मतलब TC डायग्राम, जो TC डायग्राम है, ये TC डायग्राम करता क्या है, ये रिप्रेजेंट्स the variation of temperature with concentration for various pressures, with concentration for various pressures। तो ये अलग अलग प्रेशर्स पर किस तरीके से वेरी हो रहा है। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम, आपको फेयर डायग्राम दिखाते हैं, तो उसके बाद फिर उसी को हम एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको कैसे होता है। देखिए यहाँ पर जो है एक डायग्राम आपको दिखाया गया है ना। ये क्या है कि ये जो डायग्राम है उसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हमने ले लिया है। पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मान लीजिए कि ये कंसंट्रेशन C1 है ना, एक लिक्विड मिक्सचर है ये, उसका कंसंट्रेशन क्या है, C1 है। तो और उस पर जो है एक पिस्टन रख दिया गया, उस पर कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर लिया गया, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है उसका। अब हम यहाँ पर TC डायग्राम में इस स्टेट को अगर दिखाएं तो ये स्टेट 1 यहाँ पर कहलाती है, हम C1 स्टेट यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए TC डायग्राम में टेम्परेचर जो है ये देखिए यहाँ पर ये Y एक्सिस पे लिया गया है और कंसंट्रेशन X एक्सिस पर ली गई है। एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए सबसे पहले हम एक प्लॉट करना चाहते हैं, उसी के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर प्रेशर जो यहाँ का पिस्टन का प्रेशर है उसी प्रेशर के लिए हम बात करेंगे, और जो कंडीशंस होगी उसको प्लॉट करने जा रहे हैं। TC टेम्परेचर Y एक्सिस पर और कंसंट्रेशन X एक्सिस पर इस डायग्राम पे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये इस तरीके से कंसंट्रेशन देखो दिखा रहा है, यहाँ पर क्या है 0 कंसंट्रेशन, यहाँ पर 1 कंसंट्रेशन 1। तो मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो एक पर्टिकुलर लिक्विड को प्रेजेंट कर रहा है,
और जो डिज़ोल्व लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन वो यहाँ पर आ रही है, वो डिज़ोल्व लिक्विड की कंसंट्रेशन प्योर डिज़ोल्व लिक्विड ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये इसको वहाँ पर 1 कर दिया गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो C1 का कंसंट्रेशन और ये स्टेट जो है स्टेट पॉइंट 1 पर है। अब हम इसको हीट करना शुरू करते हैं, तो हीट देखो, टेम्परेचर हीट करेंगे तो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा। ये हीट कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जैसे ही एक बबल अपीयर होता है ना, जैसे ही इसके बॉटम पर एक बबल अपीयर होता है, हम उस पॉइंट को यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, वो पॉइंट 2 हो जाता है जैसे ही, है ना। तो कह रहा है कि इस केस में क्या होता है, एक तो वो एक किसी सिंगल कंपोनेंट का होगा, तो सिंगल कंपोनेंट का वो एक यहाँ पर बबल अपीयर हो जाता है, तो उसको यहाँ पर मार्क कर लिए। अब धीरे धीरे क्या होगा कि अब जब और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब उसमें क्या हो जाएगा कि जो एब्जॉर्बर है और रेफ्रिजरेंट है वो दोनों अब वेपर फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। कुछ लिक्विड फॉर्म में होगा, कुछ वेपर फॉर्म में होगा। इस तरीके से आते आते कुछ कंसंट्रेशन उसकी कुछ लिक्विड की कंसंट्रेशन होगी, कुछ वेपर की कंसंट्रेशन होगी, और तब तक हम उसको गर्म करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर ये हीट कर रहे हैं और ये हीट करते रहते हैं। देखो ये वेपर की कंसंट्रेशन, देखिए इसमें ये वेपर और ये कंसंट्रेशन यहाँ पर ये जो है ये P पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर दो तरीके के पॉइंट हैं, एक Q है और एक P है। तो Q और P लिक्विड कंसंट्रेशन ये है और ये वेपर की कंसंट्रेशन है, दो अलग अलग कंसंट्रेशन है यहाँ पर। तो कहता ये है कि जब लास्ट बबल अपीयर हो तो उस स्टेट को यहाँ पर मार्क कर लो। तो टेम्परेचर ये क्या होगा, ये एक सीधी लाइन में आप देखिए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन नहीं चेंज हो रही है, तो जो ये लाइन होगी सीधी ऊपर जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और ये पहले बबल अपीयर होने पर ही लास्ट बबल के लिए 2 पॉइंट हमने ये यहाँ पर मार्क कर लिए। अब इस तरीके से अलग अलग कंसंट्रेशन पर आप देखिए, जब 2 पॉइंट मार्क करेंगे वैसे इसमें भी पहले बबल पर लास्ट बबल पर इस तरीके से करते जाओगे तो एक पर्टिकुलर लेकिन प्रेशर वही होना चाहिए। सब कंसंट्रेशन चेंज करके आप फिर से उसी प्रैक्टिकल को रिपीट करिए। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ऐसा एक डायग्राम प्लॉट करेंगे, क्योंकि जो लिक्विड वाली स्टेट है उसको हम मिलाते जाएंगे और वेपर वाली को, तो ये इस तरीके का डायग्राम यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। अच्छा, हम अगर अगले प्रेशर के लिए मान लीजिए प्रेशर हमने इंक्रीज़ किया तो दूसरे प्रेशर के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा। किसी और प्रेशर पर अगर हम इसी प्रैक्टिकल को रिपीट करते हैं तो उसके लिए अलग हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि अलग अलग प्रेशर पर ये अलग अलग इस तरीके से हो जाएगा। तो ये प्रेशर बता रहा है कि अलग प्रेशर पर ये आएगा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि मान लीजिए कि इस कंसंट्रेशन C1 पर हमको एक पर्टिकुलर स्टेट C है, मान लीजिए इस C पर हमें लिक्विड और वेपर इन दोनों की कंसंट्रेशन के बारे में बात करनी है कि कितनी कंसंट्रेशन होगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब लिक्विड और वेपर की कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप क्या करिए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए इस पर्टिकुलर स्टेट पर। मतलब स्टेट तो अलग अलग, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता रहेगा तो इस कंसंट्रेशन पर तो स्टेट तो अलग अलग होती रहेगी। तो स्टेट जो है इस यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब कितना जो है कंटेंट वेपर का होगा, कितना लिक्विड का होगा, तो हम यहाँ से बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जहाँ पर ये कट करेगा इन दोनों को, देखिए ये लिक्विड वाला कर्व है, लिक्विड सैचुरेशन वाला, और ये वेपर सैचुरेशन वाला कर्व है। तो जहाँ पर ये दोनों को कट करेगी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो P, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन होगी वो Cp होगी, लिक्विड कंसंट्रेशन आ जाएगी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेपर कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, Cq हो जाएगी। क्योंकि उस केस में होता क्या है कि इस कंडीशन में होगा क्या कि जो ये सिस्टम होगा वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। तो उस केस में जो टेम्परेचर होगा वो लिक्विड का और वेपर का दोनों सेम होगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने पर। तो हम यहाँ से लिक्विड और वेपर की दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग, क्योंकि कर्व उसका दिया हुआ सैचुरेशन कर्व, तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है एक मान लीजिए कि अब TC की जैसे ये C स्टेट है, तो इसी स्टेट पर 2 अलग अलग कंसंट्रेशन आई हुई हैं। तो हम इसके लिए थोड़ा सा कुछ इसकी मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं। यहाँ से कैसे करेंगे ज़रा देखो। अब चूँकि P, C और Q आपने फिगर में देखा होगा, देख लीजिए पीछे फिगर में, तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं कि M जो बराबर हो जाएगा टोटल मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड और प्लस मास ऑफ वेपर कंटेंट, है ना। ये चीज़ मास तो चेंज होना नहीं है, तो MP क्या हो गया, MP हो जाएगा लिक्विड मास
लिक्विड का मास, और एम क्यू क्या हो जाएगा, एम क्यू जो हो जाएगा वो वेपर मास हो जाएगा। ये दो अलग अलग मासेस है ये, कॉरस्पॉन्डिंग टू मिक्सचर सी। मिक्सचर सी के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये अलग अलग मासेस हो जाएंगे। अच्छा, मास कंजर्वेशन लगा लिया, अब हम कंसंट्रेशन का कंजर्वेशन लगाएंगे कंपोनेंट पर। तो अब हम जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम पी सी पी प्लस एम क्यू सी क्यू बराबर हो जाएगा एम C1 की कंसंट्रेशन, तो वही C1 ही कंसंट्रेशन थी, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर इस तरीके से आ जाती। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इस वाले को ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन यहाँ पर आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में हम सॉल्व करके हम दिखा भी देते हैं आपको। एम पी सी पी प्लस एम क्यू सी क्यू बराबर, हम m की जगह यहाँ पर पूरी वैल्यू लिख देते हैं, एम पी प्लस एम क्यू इंटू C1 हो जाएगा ये। तो यहाँ से हो जाएगा ये एम पी सी पी प्लस एम क्यू सी क्यू बराबर एम पी C1 प्लस एम क्यू C1। ये आ गया यहाँ पर। एम पी हम एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा सी पी माइनस C1। एम क्यू जो है हम एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा C1 माइनस सी क्यू। ये आ गया है। थोड़ा और इसको रीअरेंज करते हैं एम पी बाई एम क्यू के फॉर्म में। तो एम पी बाई एम क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा C1 माइनस सी क्यू अपान सी पी माइनस C1। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रेशियो ऑफ मासेज ऑफ लिक्विड एंड वेपर, ये दोनों क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। वहाँ पर आप देख रहे हो, अगर आप फिगर आप देखिए तो ये लेंथ को शो कर रहा है C1 माइनस सी क्यू और CP माइनस C1। ये जो है इनके मासेस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि MP इंटू, अब आप फिगर में देख लीजिए, लेंथ CP बराबर हो जाएगा MQ इंटू लेंथ CQ। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। इसको बोलते हैं, ये लीवर लॉ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड लीवर लॉ, ये लीवर लॉ कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंथैल्पी कंसंट्रेशन डायग्राम यहाँ पर हम आपको बता पाए। तो देखो उसमें होता ये है कि, अच्छा इसका हम एक न्यूमेरिकल पहले कराते हैं, तब आपको ज़्यादा इससे समझ में आएगा कि कैसे होता है। अब इसमें आप देख रहे हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ये है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ लिक्विड एंड वेपर कंटेंट्स एट ए पर्टिकुलर प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर at concentration 0.4 when the length CP is equal to 4 units and CQ is equal to 5 units in TC डायग्राम। तो मान लीजिए कि इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको मिला, तो अब आपको करना क्या है, देखो इस पर कंसंट्रेशन और इसका मतलब इस प्रेशर पर और इस कंसंट्रेशन पर, इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर वो डायग्राम प्लॉट किया गया। और प्लॉट करने के बाद जैसा कि डायग्राम अभी हमने पीछे एक्सप्लेन किया है इसी में, तो जब ये डायग्राम प्लॉट किया गया तो उस केस में जो लेंथ CP आई वो आई 4 यूनिट, मतलब उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से CP जो है 4 यूनिट आई और CQ जो है वो 5 यूनिट आई। तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला यही पड़ा हुआ है, देखिए यहीं से हम ले लेंगे, जो लीवर लॉ या मिक्सिंग रूल भी इसी को बोलते हैं, और मिक्सिंग रूल, ये मिक्सिंग रूल भी कहलाता है ये। तो हम यहीं से उठा लेते हैं इसको। तो जो इसमें हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, MP इंटू फार्मूला लिखते पहले, लेंथ CP बराबर MQ इंटू लेंथ CQ। ये आ गया। तो अब हम MP इंटू लेंथ CP की जो वैल्यू दी हुई 4 यूनिट दी हुई 4 लिख लेते हैं यहाँ पर, और CQ MQ यहाँ लिखते हैं, और CQ को जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 5 यूनिट, तो यहाँ हम 5 लिख लेते हैं।
फिर से हम यहाँ पर रेशियो निकालना चाहते हैं, रेशियो निकल आएगा। रेशियो निकालने में कैसे करेंगे इसको, हम करेंगे यहाँ पर MP/MQ। तो MP और MQ, तो यहाँ पर आ जाएगा मतलब लिक्विड मास और वेपर मास, इनका जो रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा 5/4। तो रेशियो ऑफ, यही है रेशियो ऑफ लिक्विड मास एंड वेपर मास, ये हो जाएगा रेशियो ऑफ लिक्विड मास एंड वेपर मास। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व होंगे। क्वेश्चन इसके कठिन नहीं है, बस ये है कि आपको लिखना और इसको रिप्रेजेंट करना अच्छे से आना चाहिए। तो ये आपको हमने बताया यहाँ पर टेम्परेचर कंसंट्रेशन डायग्राम। कुल मिलाकर के जितना भी इसमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि जब जनरेटर में एक पर्टिकुलर प्रेशर पर जब हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो हमको ये पता होता है कि किस टेम्परेचर पर, मतलब जब ये जानना हो कि अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर जनरेटर के किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या किस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कितना मास लिक्विड का हो, वेपर का होगा, कितना मास लिक्विड का होगा, ये सारी बातों को अगर हम कभी एनालिसिस करना चाहें वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, ये जनरेटर के अंदर की बात है, तो कैसे करेंगे वो हम इस टेम्परेचर कंसंट्रेशन डायग्राम के हेल्प से कर पाते हैं। और ये एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। और बाकी इस पर जो है न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ये हमारे ख्याल से एग्ज़ाम के लिए कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन हाँ ये है कि जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ये क्यों यूज़ हो रहा है, कहाँ के लिए यूज़ हो रहा है और कब यूज़ किया जाना है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो बताएंगे अगला, वो बताएंगे एंथैल्पी कंसंट्रेशन डायग्राम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।